नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं किसान जेट क्लासेज के ऐप पर। और आज अपनी हॉर्टिकल्चर की सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था और हॉर्टिकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से होता है। इसके अलावा आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था कि फल प्रकार वाला। अब अपना जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैंगो। तो पढ़ेंगे आज मैंगो। फर्स्ट बात करते हैं आम। मित्रों, आम जो होता है अपने इंडिया के अंदर अपन इसको आम के नाम से जानते हैं, परंतु विदेशों के अंदर इसको वानस्पतिक नाम से अधिकांश जाना जाता है। इसलिए हमें सभी क्रॉपों का वानस्पतिक नाम पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदेशों के अंदर या कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर इनको आम के नाम से ना पुकार कर कई अलग नामों से या फिर इनके वानस्पतिक नाम से पुकारा जाता है। इसलिए फर्स्ट बात करते हैं इसका बोटनिकल नेम। आम का बोटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है मित्रों? मैंजीफेरा इंडिका। अगली बात करें तो फैमिली। फैमिली को हिंदी में नोट करना चाहो कुल। इधर बोटनिकल नेम वानस्पतिक नाम। आगे बात करते हैं फैमिली एनाकार्डियेसी। क्या होती है आम की फैमिली? एनाकार्डियेसी। क्या होती है? एनाकार्डियेसी। आगे बात करते हैं 2n बराबर या फिर गुणसूत्रों की संख्या। तो मित्रों, आम के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 40। कितने होते हैं? 40। आगे फल प्रकार। फल प्रकार के लिए आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी कि वह फल जिसके अंतर्गत गुठली पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर गुठली पाई जाती है, उसका फल प्रकार आप लोगों को थोड़ी सी अगली क्लास में बताया था, पिछली क्लास के अंदर, कि उसका फल प्रकार होता है ड्रुप या अस्टिल। तो आम के अंदर भी क्या पाई जाती है मित्रों? गुठली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुठली। इसलिए आम का भी फल प्रकार क्या होगा? ड्रुप या अस्टिल। क्या होगा? ड्रुप या अस्टिल। आगे बात करते हैं अपन पुष्पक्रम। आम का पुष्पक्रम क्या होता है? तो आम का पुष्पक्रम होता है पेनिकल। क्या होता है? पेनिकल। क्या होगा आम का पुष्पक्रम? पेनिकल। आगे बात करें मित्रों आम के खाए जाने वाले कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे पूरा फल है तो उस फल में से खाने योग्य भाग कौन सा है? ऐसा थोड़ी कि आप गुठली से ही खा जाते हो, नहीं। तो उसका जो खाने योग्य भाग है उसको कहते हैं इंग्लिश में मीजोकार्प। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। ये मीजोकार्प का मैटर मैं आप लोगों को यहां समझाता हूं। ये अपना पूरा फल क्या है मित्रों? पूरा फल। इसके अंदर आम के बीचों बीच क्या पाई जाती है? गुठली। क्या पाती है? गुठली। और बाहर का जो आवरण होता है, इस आवरण को कहते हो आप लोग छिलका। क्या कहते हो? छिलका। तो इन दोनों भागों को हटाने के बाद जो शेष भाग यानी कि गुठली के ऊपर वाला गूदा, ये गूदा, ठीक है, और छिलके के अंदर वाला गूदा, न कि छिलका, इन दोनों के बीच वाले भाग को जो खाया जाता है उस भाग को कहते हैं मीजोकार्प। क्या कहते हैं मित्रों? मीजोकार्प। और जो बाहरी भाग है, ये जो मीजोकार्प है, इस मीजोकार्प को हिंदी में कहते हैं मध्य फल। क्या कहते हैं मित्रों? मध्य फल। तो आप लोगों से सीधा पूछ लिया जाए कि आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? मध्य फल। क्लियर है? इसको एक बार आप लोग नोट कर लें, फिर आगे बढ़ाता हूं। आगे बात करेंगे अपन आम का उत्पत्ति स्थान। कौन सा स्थान मित्रों? उत्पत्ति स्थान। तो आम का जो उत्पत्ति स्थान है वो उत्पत्ति स्थान कहलाता है इंडोबर्मा। क्या कहलाता है? इंडोबर्मा। तो आम का आप लोगों से पूछ लिया जाए
कि आम का उत्पत्ति स्थान है, तो आप लोगों को आंसर क्या देना है उसका? इंडो बर्मा। अगर बात करें कि आम का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहां होता है? तो आप लोगों को क्या आंसर देना? आम का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहां पर होता है? तो याद रखना मित्रों, आम का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक भारत में होता है। कहां पर होता है? भारत में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में उत्पादन कहां पर? भारत में आम का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो याद होना चाहिए आप लोगों को, भारत के अंदर आम का उत्पादन सर्वाधिक यूपी में होता है। परंतु याद रखना कि अगर आप लोगों से राजस्थान का पूछ ले कि राजस्थान में आम का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, तो आम का उत्पादन पहले पिछला जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग आम का उत्पादन चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक बताया गया था। कहां पर बताया था? चित्तौड़ जिले में। परंतु अभी नए डाटे के अकॉर्डिंग चित्तौड़ के साथ साथ उदयपुर व बांसवाड़ा भी जुड़ गया। कौन जुड़ गया? उदयपुर व बांसवाड़ा। आगे बात करें मित्रों, इसको आप लोग नोट करें कि आम का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहां होता है? तो इसका आंसर अपन को देना है कि भारत में। अगर आप लोगों से पूछे कि भारत में उत्पादन सर्वाधिक यूपी में और राजस्थान में उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? उदयपुर व बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, पहले चित्तौड़ था, अब नए डाटे में उदयपुर व बांसवाड़ा। आगे बात करते हैं आम के उपनाम। तो आम के उपनाम में फर्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम। सेकंड बात करें उपनाम में, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों का। आम को फलों का राजा है। आम को बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बाथरूम फल। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भारत का राष्ट्रीय फल, यहां तक भी ठीक है, इसे फलों का राजा, यहां तक भी ठीक है, ठीक है। परंतु आम को बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, इसको बाथरूम फल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मैंगो खाता है, आम खाता है, आम खाने के बाद हाथ धोने कहा जाता है? सीधा बाथरूम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाथरूम फल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से मित्रों? एक बार इसे नोट करें आप लोग। आगे बात करते हैं अपन मैंगो। तो आम एक परपरागित फसल है। कैसी है? परपरागित फसल है। तो परपरागित यानी कि इसमें परागण की क्रिया। कौन सी क्रिया? परागण की क्रिया। याद रखना मित्रों, आम में परागण की क्रिया घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? घरेलू मक्खी। और घरेलू मक्खी के ये जो परागण की क्रिया, इस परागण की क्रिया पे सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? परागण की जो क्रिया है, इस परागण की क्रिया पर सर्वप्रथम कार्य आरन सिंह ने किया था। किसने किया मित्रों? आरन सिंह। इस आरन सिंह ने जो किया था परागण की क्रिया पर कार्य, इस कार्य के लिए इन्होंने केंजिंग पिंजरा तकनीक दी थी। क्या दी थी? केंजिंग पिंजरा तकनीक। आप लोगों से सीधा पूछ लिया जाए कि केंजिंग पिंजरा तकनीक सर्वप्रथम किसने दी? तो केंजिंग पिंजरा तकनीक आरन सिंह ने दी। कैसे दी? इन्होंने सर्वप्रथम एक जाली दी। इस जाली के अंदर एक सड़े हुए आम को रखा।
क्या लगा? सड़ा हुआ। और इस सड़े हुए आम को रखकर उस जाली से इसको पिंजरे से उसको ढक दिया। इन्हों को पता लगाना था, इन्हों को पता लगाने का कारण था कि इसमें आम के अंदर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो इन्होंने देखा कि सड़े हुए आम के ऊपर सर्वाधिक किसका अटैक होता है, किस मक्खी का प्रकोप सर्वाधिक होता है। तो इस सड़े हुए आम के ऊपर सर्वाधिक जो अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित हुई जो इस सड़े हुए आम पर, तो वो कौन हुआ? घरेलू मक्खी। और इस आकर्षण को देखकर उन्होंने कहा कि आम के अंदर पर परागण की क्रिया या परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? घरेलू मक्खी के द्वारा होती है। आप लोग इसे नोट कर ले तुरंत कि केंद्रित पिंजरा तकनीक किसने दी थी? हो गया? आगे बात करते हैं मित्रों, केंद्रित पिंजरा तकनीक की बात हो गई। कई बार आम का तापमान भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? तापमान। कि आम में जो वृद्धि के लिए उचित उपयुक्त तापमान यानी कि आम के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो मित्रों 24 से 28 डिग्री। कितना? 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस इसका तापमान होता है वो आम के पौधों की वृद्धि एवं फलन के लिए उपयुक्त होता है। आगे बात करें अपन आम में कि आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगली बात, आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसमें एक वैरायटी होती है बॉम्बे ग्रीन जिसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। अगर बात करें अपन आम के जलवायु की कि आम में किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कैसा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। एक दिन आप लोगों की क्लास लगाएंगे, उस क्लास के अंदर टोटल जलवायु के बारे में पढ़ाएंगे कि उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, उपोष्ण, शीतोष्ण ये जलवायु किस प्रकार से होती है, इनमें अलग अलग फलों का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसे आप लोगों को सीधा सा उदाहरण होता है कि जैसे एप्पल की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। तो अगर अपने यहाँ पर एप्पल व अन्य कोई भी प्लांट जो ठंडे प्रदेशों में अच्छे से उत्पादन होता है, तो उन जो प्लांट है उन प्लांट को अगर अपने राजस्थान में लाकर उगाया जाए तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। कारण क्योंकि वो वहां के वातावरण के प्रति अनुकूल है, ठंडी जलवायु के पौधे हैं। और अपने यहाँ पर जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु। कैसी? समझ गए मित्रों? तो मैंगो की ये चीजें आप लोग एक बार नोट कर ले, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों आम में सबसे पहले कली का निर्माण होता है। किसका? कली का। तो आप लोगों से यह भी पूछ सकते हैं कि आम में पुष्प पहले बनता है, फल पहले बनता है या बीज पहले बनता है? तो आप लोगों को सीधा सा ध्यान रखना है कि आम में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? कली का। और कौन से माह के अंदर होता है? अक्टूबर नवंबर माह में। कब होता है? अक्टूबर व नवंबर माह के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? कली का। याद रखना, सीधा पूछ लिया जाए कि कली का निर्माण आम में कब होता है, तो सीधा सा आप लोगों को बताना है कि आम में सबसे पहले कली का निर्माण अक्टूबर व नवंबर माह के अंतर्गत होता है। आगे बात करते हैं अपन कि आम
भंडारण कितने तापमान पर करता है? तो 8 से 10 डिग्री तापमान पर आम का भंडारण करता है। आगे बात करें अपन, आम का भंडारण कितने तापमान पर करते हैं? 8 से 10, यानी कि 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो उस जगह पर आम को संग्रहित किया जाता है या स्टोरेज या भंडारित किया जाता है। आगे बात करते हैं आम का उत्पादन या उपज। तो प्रति प्लांट 80 से 100 किलोग्राम फल प्रति प्लांट प्राप्त होते हैं। कितने फल? 80 से 100 किलोग्राम फल प्रति प्लांट प्राप्त होते हैं। याद रहे आपको। करते हैं आम में पोज ज्यामिति। पोज ज्यामिति मतलब R इंटू P, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि 10 इंटू 10 मीटर कितनी रखते हैं? 10 इंटू 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आम में रखी जाती है। परंतु यहाँ पर एक समस्या और है, इसमें एक किस्म का नाम है आम्रपाली। आम्रपाली जो बोना मूलवरंत है। क्या है? बोना मूलवरंत। यानी कि आम की जो सामान्य पोज ज्यामिति रखी जाती है वो रखी जाती है 10 इंटू 10 मीटर, परंतु एक इसमें वैरायटी है आम्रपाली। इस आम्रपाली को बोना मूलवरंत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पोज ज्यामिति रखी जाती है 2.5 इंटू 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर के समथिंग पोज ज्यामिति। ये सघन बागवानी प्रणाली के लिए उपयोगी है। किसके लिए? सघन बागवानी। सघन बागवानी प्रणाली के लिए उपयुक्त है। HDP कोष्टक में लिख ले HDP किसके लिए उपयुक्त है? HDP सघन बागवानी प्रणाली। आगे बात करते हैं आम में एक होती है डी शेपिंग। एक शब्द आता है डी शेपिंग। डी शेपिंग यानी कि आम में डी शेपिंग की क्रिया की जाती है। डी शेपिंग होता क्या है? तो यहां ध्यान दें मित्रों, डी यानी हटाना। जिस शब्द के आगे डी लग गया समझ लो कि उसे हटाना। डी यानी हटाना। शेपिंग यानी किसको? शेप को। शेप यानी रस को। यानी कि आम से किसको हटाना है? शेप को, यानी कि रस को। आम से रस को हटाने की क्रिया को, आम से रस को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डी शेपिंग कहते हैं। इसके उदाहरण आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर आप लोग स्लाइस माजा ऑफ सीजन के अंदर अपन प्रयोग में लेते हैं। तो कहां से बनता है? वो डी शेपिंग से बनता है। आम के रस को हटाना डी शेपिंग कहलाता है, यानी कि हटाना। डी यानी हटाना, शेप यानी किसको? रस को। तो आम से रस हटाने की क्रिया को डी शेपिंग कहते हैं। जिसे आप लोगों ने माजा देखा है, स्लाइस, ये सब किसके उदाहरण है? डी शेपिंग के। एक बार आप लोग नोट कर ले, फिर इसको हटा देते हैं। आगे बात करते हैं, एक क्रिया होती है इसमें VHT, वेपर हीट ट्रीटमेंट, उष्मा वाष्प उपचार। यह आम में क्यों करते हैं? विदेशों के अंदर। कहां पर? विदेशों के अंदर अपने भारत से सर्वाधिक एक किस्म का निर्यात किया जाता है और उस किस्म का नाम है अल्फांसो। क्या है उस किस्म का नाम? अल्फांसो।
ये जो अल्फांसो किस्म है इसको विदेशों में सर्वाधिक भेजा जाता है, परंतु उष्मा उपचार ट्रीटमेंट इसके साथ क्यों किया जाता है? इस पर फल मक्खी व स्टोन बीवी इन दोनों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, और इन दोनों के प्रकोप को कम करने के लिए VHT यानी कि वेपर हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। देखो वो किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये अपने पास अल्फांसो किस्म, क्या है? अल्फांसो किस्म। इसको अगर अपन को VHT करना है, वेपर हीट ट्रीटमेंट, तो इसमें यहाँ पर उष्मा दी जाती है यानी कि भाप दी जाती है, और उसका टेम्परेचर रखा जाता है 43 से 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से फलों को गुजारा जाता है। किनको गुजारा जाता है? फलों को। यहाँ से फलों को गुजारा जाता है, और गुजारने पर इस वाष्प के कारण उसके अंदर जितने भी फल मक्खी व स्टोन बीविल का प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद ये इस टोकरी में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो इस टोकरी के अंदर जितने भी फल होंगे उन फलों के अंदर स्टोन बीविल व फल मक्खी का प्रकोप कम होगा। ठीक है, एक बार इसे पूरा नोट करें आप लोग। आगे बात करते हैं प्रवर्धन की। तो प्रवर्धन आम के अंतर्गत आम का प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं? तो याद रखना, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वीनियर ग्राफ्टिंग। इसके अलावा इसमें इनार्चिंग के द्वारा भी प्रवर्धन की क्रिया संपन्न की जाती है। आगे बात करते हैं प्रवर्धन के अलावा इसमें जो बीजों का निर्माण होता है, यानी कि अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी पौधे से नया पौधा तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपन जैसे प्रोपोगेशन की क्रिया कर रहे हैं, और आम की जो कलम है उस कलम में जोड़ों का अच्छा विकास करने के लिए एक मेथड आता है BHT, बॉटम हीट ट्रीटमेंट। बॉटम हीट ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट है उस प्लांट की जो अपने कलम ली, इन कलम की जो जड़े वाला भाग होता है उस जड़ वाले भाग पर एंजाइम को डाला जाता है। किसको? एंजाइम को। और एंजाइम के साथ साथ यहाँ पर 23 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वाष्प दी जाती है। तापमान की वाष्प देने के कारण उसमें जड़ों का विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से। आगे बात करते हैं आम में मूल बनन। याद रखना, कोई सा भी प्लांट का अगर प्रोपोगेशन की क्रिया अपन किसी भी पौधे के जड़, तना, पत्ती किसी भी भाग से करते हैं, परंतु अगर अपन कलम के द्वारा प्रवर्धन कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, उसका मूल वृंत का निर्माण हमेशा बीज के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर ले कि मूल वृंत का निर्माण हमेशा बीज के द्वारा होता है। जैसे ये अपन ने कोई भी प्लांट, इस प्लांट को, ये हो गया अपना मूल वृंत। क्या हो गया? मूल वृंत। और इसके ऊपर जो अपन बाहर ही उपरोपण करेंगे, बाहर से जो क्रिया, बाहर से जो प्लांट का भाग लेकर आएंगे किसी भी मात्र पौधे से, तो उसको कहते हैं सांकुर डाली। क्या कहते हैं? सांकुर डाली। ये चीज भी आप लोग याद रखें। ऐसे तो अपन प्रोपोगेशन का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहां पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार से
लीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग कैसे करते हैं, गुठली दाब कैसे करते हैं, एग बडिंग, चिप बडिंग, हर चीज आप लोगों को वहां पर बता दी जाएगी, परंतु आप लोग इनको ध्यान रखें। आगे बात करते हैं आम में पुष्पों को गिरने से रोकने के लिए आम में पुष्पों को गिरने से रोकने के लिए 20 ppm 2,4-D का छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है? 20 ppm 2,4-D का छिड़काव किया जाता है। इसे तुरंत नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। आम में पीएसएस की मात्रा, तो आम में पीएसएस कितना होता है? 20 डिग्री ब्रिक्स होता है। कितना होता है? 20 डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक है, याद रखना 20 ब्रिक्स कितना होता है आम में पीएसएस 20। आगे टपका अवस्था, कई बार जेड में पूछ लेते हैं कि टपका अवस्था किस फल से संबंधित है। तो टपका अवस्था किससे संबंधित है? आम से संबंधित है। कैसे संबंधित है? मान लो कोई भी आम का प्लांट लगा हुआ, तो जब उसकी मेच्योरिटी टाइम आता है, यानी कि परिपक्वता का समय आता है, उस परिपक्वता के समय होता क्या है कि उसकी जो फल होता है मैंगो, आम जब ऑटोमेटिक ऊपर से टपक जाता है, यानी कि गिरता है, उसको कहते हैं टपकना। तो वो किसको बताता है? उसकी परिपक्वता स्टेज को बताता है कि मैंगो पक चुके हैं, अब इनका तुड़ाई का समय आ गया है, हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। तो टपका अवस्था किससे संबंधित है? आम से संबंधित है। किससे संबंधित है? आम से। आम में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। एकांतर फलन की समस्या जो पाई जाती है, जिस वर्ष फल आते हैं उस वर्ष को ऑन ईयर कहते हैं, जिस वर्ष फल नहीं आते उसको ऑफ ईयर कहते हैं। यानी कि एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। और एकांतर फलन की समस्या किस किस में पाई जाती है? दो वैरायटी है, दशहरी और लंगड़ा। ये दोनों ऐसी किस्में हैं इनके अंदर सर्वाधिक एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो जिस वर्ष, यानी कि जिस वर्ष फल आएंगे उस वर्ष को कहते हैं ऑन ईयर। क्या कहते हैं? ऑन ईयर। और जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उसको कहते हैं ऑफ ईयर। क्या कहते हैं? ऑफ ईयर। जैसे निरंजन एक वैरायटी, इसमें निरंजन जो वैरायटी पूरी साल आपको फल देने वाली वैरायटी, क्योंकि इसमें रेगुलर फलों का प्रोडक्शन होता है। आम के अंदर रेगुलर फलों का प्रोडक्शन होगा आप लोगों के पास, क्योंकि अगर आपने दशहरी और लंगड़ा वैरायटी लगाई है तो इसमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। क्लियर? एक बार आप इन तीनों टॉपिकों को नोट कर ले। एक बार थिनिंग को लिख ले आप बार थिनिंग वाला टॉपिक भी पढ़ा देता हूं। जो आपने अभी देखा कि एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। तो मान लो अपन को जैसे दो सीजन है, दो सीजन में से एक सीजन के फल अपन को लेने हैं, ठीक है, और एक सीजन के फल नहीं लेने। तो जब जिस ऑफ सीजन वाले में अगर फल पुष्प आते हैं तो अपन क्या करेंगे? इनको थिनिंग करेंगे। थिनिंग यानी पुष्पों को जाड़ना। तो जाड़ने के लिए NaA, यानी कि आम में पुष्पों को जाड़ने के लिए NaA नैप्थेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और कितना ppm लेते हैं? 200 ppm की मात्रा लेकर उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या है कि उसमें थिनिंग की क्रिया होती है। तो थिनिंग की क्रिया आम में किसके द्वारा होती है? NaA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड 200 ppm। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आम में एक बीमारी होती है गुच्छा रोग। कौन सा रोग? गुच्छा रोग। गुच्छा रोग क्यों होता है? अगर अधिक पुष्पों का निर्माण हो, अधिक
अधिक पुष्पों का फलन होने के कारण उन पुष्पों से दूर से देखने पर गुच्छों के समान दिखता है। और इस गुच्छों को कम करने के लिए किसका स्प्रे करेंगे आप लोग? NAA का स्प्रे करेंगे। वो भी कितनी मात्रा लेंगे? 200 ppm। अभी आप लोगों ने देखा नीचे थिनिंग करनी, यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आम में थिनिंग की क्रिया किसके माध्यम से की जाती है, तो NAA नेप्थलिक एसिटिक एसिड और कितनी मात्रा लेते हैं? 200 ppm। ये दो क्लियर। अब अपन इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेराइटी।